नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नक्सलवाद पर फिर बड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 27 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में नक्सलवाद गिन रहा है आखिरी सांस। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग। युवाओं, छात्रों, ऑटो चालकों और कामगारों के लिए सौगातों की भरमार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और देश के लिए बताया खतरनाक। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान को बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। सनातन का अपमान बता बीजेपी नेताओं ने किया अनशन। केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। केजरीवाल का पलटवार। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को झटका। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को रखा बरकरार। भारत ने किया स्वागत। अमेरिका के WHO से बाहर आने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया अफसोसजनक। फैसले पर फिर से विचार की जताई उम्मीद। चीन ने WHO को समर्थन का किया ऐलान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मोदी सरकार देश में नक्सलवाद को खत्म करने पर काम कर रही है, तो सुरक्षा बलों को भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिलती जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आज भी सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता देखने को मिली है और करीब 27 दर्जन नक्सली मारे गए हैं, जिनमें एक बड़ा नक्सली कमांडर जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है और नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म करने की बात दोहराई है। नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ में आ रही है बहार। नक्सलवाद का खेल हो रहा है खत्म। सुरक्षा बल नक्सलियों को कर रहे हैं भस्म। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जंगलों में मुठभेड़ में करीब 2 दर्जन नक्सलियों को ढेर कर दिया। इन मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मृत नक्सलियों में माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल हो सकते हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एनकाउंटर को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नक्सलवाद को एक और करारा झटका। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। हम पीएम के संकल्प को पूरा करेंगे। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है।
गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने रविवार रात से कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में 60 नक्सलियों को घेर रखा है। इस ऑपरेशन में 1000 जवान शामिल हैं। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद से ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अपने संकल्प पत्र का दूसरा संस्करण जारी किया। इस संकल्प पत्र में युवाओं, छात्रों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पर फोकस नजर आ रहा है, तो कई सामाजिक योजनाओं को शुरू करने का ऐलान भी किया है। बीजेपी ने जहां अपने वायदों को जनता के सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दिल्ली का दंगल, सौगातों का मंगल, बीजेपी ने लगाई वादों की झड़ी, केजरीवाल की नींद उड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया, तो उसमें युवाओं, छात्रों, ऑटो चालकों और कामगारों को सौगातों की भरमार दिखी। बीजेपी के संकल्प पत्र भाग 2 को जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वायदों का पिटारा खोल दिया। पूर्व मंत्री ने जरूरतमंद छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपये का स्टाइपेंड, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की मदद, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन, चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के दुर्घटना बीमा की घोषणा, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन, घरेलू कामगारों को 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया है। अभी तक स्वनिधि योजना का लाभ दिल्ली के 1,90,000 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिला था। अब संख्या 4 लाख के करीब पहुंच जाएगी, जिन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण रोजगार के लिए मिलेगा। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी जहां अपनी घोषणाओं को गारंटी बता रही है, तो वहीं घोषणा पत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली और देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की घोषणा होती है, होता नहीं। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाती है, गारंटी पूरा करके दिखाती है। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीते 11 साल के हर भ्रष्टाचार घोटालों की एसआईटी गठन के जरिए होगी जांच, जिसमें जल बोर्ड से लेकर पाठशालाओं के निर्माण में हुए घोटाले शामिल हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के चुनावों में रामायण के ज्ञान को लेकर सियासी महाभारत की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल के रामायण से जुड़े गलत तथ्य पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला, तो केजरीवाल ने भी भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच आप नेता ऋतुराज झा के बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आप नेता झा के बयान को सिख धर्म का अपमान बताया है, तो आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। दिल्ली के दंगल में हुई रावण की एंट्री, बीजेपी ने बजाई केजरीवाल की घंटी, केजरीवाल का रामायण ज्ञान, दिल्ली में बड़ा घमासान। दिल्ली में चढ़ते सियासी पारे के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और अब इसमें हो रही है रावण की एंट्री। रामायण और रावण के बारे में अरविंद केजरीवाल के ज्ञान पर दिल्ली की सियासत में घमासान मच गया है।
इस मामले में बीजेपी केजरीवाल को क्यों घेर रही है, ये जानने से पहले आप सुन लीजिए केजरीवाल का वो बयान जिस पर छिड़ गया है महाभारत। रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। दरअसल सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वासियों को भाजपा से सावधान करते हुए सीताहरण की कहानी सुनाई थी। अब यही रावण की कहानी दिल्ली में महाभारत की वजह बन गई है। केजरीवाल के रावण वाले बयान को बीजेपी ने रामायण का अपमान बता दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बयान के खिलाफ उपवास रखा। वो मंगलवार सुबह सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान सचदेवा ने केजरीवाल के अपशब्दों के लिए माफी मांगी। कांग्रेस भी केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे, पर मैं इतना जानता हूँ जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है कालनी में। बयान के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी हुआ है। बीजेपी इस बयान के हवाले से केजरीवाल को चुनावी हिंदू घोषित कर रही है, तो केजरीवाल बीजेपी की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है और उनका ज्ञान भी आज दिख गया है कि ऐसा मूर्खता भरा बात और दूसरा नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। दिल्ली चुनावों में रोहिंग्या का मसला भी छाया है। आप नेता ऋतुराज झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रोहिंग्या घुसपैठियों का रिश्तेदार बताया है। उनके इस बयान को भाजपा ने सिख समाज का अपमान बताया है। बार बार एक सिखों को, पंजाबियों को कहीं ना कहीं मुगलों से कंपेयर करके, मुगलों से जोड़ के, इसका मतलब क्या है भाई? ये किस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसके पीछे क्या है? दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर अपनी गारंटियों को जनता के सामने रखा है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। आम आदमी पार्टी भी पोस्टर जारी कर बीजेपी पर हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासियों को कई हजार आवास दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपने दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाने का दावा किया था, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने नहीं शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3200 तो कालका जी में दिए हैं, अभी 1900 करीब जेलरवाला बाग में दिए हैं। मैं एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मुंडका में, पता नहीं 2015 में कहा था, कब कहा था, आज तक वो बनी नहीं और लगता है बनेगी भी नहीं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को और प्रेशर होगा। आप देखो, इन्होंने दावा किया था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, तो मैं आज उनको ओपनली आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर 500 के छोड़िए, 5 की जमीन बता दो कहां ली आपने। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को झटका लगा है। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को बरकरार रखा है। भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के अनुबंध F के पैराग्राफ 7 के तहत तटस्थ विशेषज्ञ की उसकी क्षमता के बारे में दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय भारत के रुख का समर्थन करता है कि किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सभी 7 प्रश्न संधि के तहत तटस्थ विशेषज्ञ के अंतर्गत आने वाले मतभेद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि संधि एक ही तरह के मतभेदों पर समानांतर कार्यवाही की अनुमति प्रदान नहीं करता है। इस कारण से भारत अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय की कार्यवाही को मान्यता नहीं देता है या इसमें भाग नहीं लेता है।
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत की सुसंगत और सैद्धांतिक स्थिति ये रही है कि संधि के तहत केवल तटस्थ विशेषज्ञ ही इन मतभेदों को तय करने की क्षमता रखते हैं। बीते दिसंबर महीने में यूपी के संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग आज फिर से संभल पहुंचा। आयोग के तीनों सदस्यों ने जामा मस्जिद का दौरा किया तो आम लोगों से बात करके छानबीन की। इस हिंसा के मामले में अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में लोगों के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच की 3 सदस्यीय टीम जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में निरीक्षण भवन पहुंची, जिसमें पूर्व आईपीएस A.K. जैन और पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद भी शामिल हैं। जांच आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद के अंदर भी पहुंची और निरीक्षण किया। साथ ही शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली से जानकारी भी हासिल की। न्यायिक जांच आयोग के सदस्य A.K. जैन ने कहा कि 4-5 घंटे का कैंप लगाया जाएगा, जिससे किसी को परेशानी न हो और बार बार लखनऊ न जाना पड़े। जो मिलना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे, वो सुने, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा है। सर कितना समय दिया गया सर? यहाँ 4-5 घंटे यहीं रहे। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि जांच न्यायिक आयोग की टीम ने जामा मस्जिद परिसर के बारे में उनसे जानकारी ली। जांच न्यायिक आयोग की जो टीम आई थी जांच के लिए, वो जामा मस्जिद परिसर में गई थी। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमसे सिर्फ जगह के बारे में मालूम किया कि ये क्या है। हमने कहा ये हौज है, यहाँ पर वजू करते हैं, ये इधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, ये कब्रें हैं यहाँ पर। बस इतना ही उन्होंने मालूम है। ये पेड़ है, हमने कहा हाँ ये 200-400 साल पुराना पेड़ है। गौरतलब है कि पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, जिसमें रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी A.K. जैन व रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। जस्टिस आलोक आराधे ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने नवनियुक्त जस्टिस आलोक आराधे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। जस्टिस आराधे ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय का स्थान लिया, जिन्होंने 1.5 साल तक उच्च न्यायालय का नेतृत्व करने के बाद 17 जनवरी को पद छोड़ दिया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हर भारतीय गर्व के साथ तिरंगा फहरा सके, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी और लगभग 1 दशक की लड़ाई के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हर भारतीय को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पूरे साल गरिमा और सम्मान के साथ फहराने की अनुमति दी। इस आंदोलन को सफल बनाने में सांसद नवीन जिंदल की अहम भूमिका रही है। उनसे विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। नवीन जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन से बातचीत में। सर, जो आंदोलन आपने चलाया है घर घर तिरंगा पहुंचाने के, उसके पीछे का सर वो पूरा आंदोलन क्या था, किस वजह से और कितना महत्वपूर्ण आपको लगा सर आंदोलन चलाना? देखिए, जब मैं 20 वर्ष का था, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि अमेरिकन अपने घरों के ऊपर बहुत गर्व से अपने देश के झंडे को दर्शाते थे। तो मुझे लगा कि हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्हें वहाँ देखकर मुझे लगा कि मुझे भी अपने देश का झंडा दर्शाना चाहिए। और जब मैं पढ़ लिख के मैं वापस आ गया 92 में और 26 जनवरी 93 को हमने झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया रायगढ़ में, हमारा कारखाने के अंदर। और रायगढ़ उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा था और तो बहुत अच्छा लगा सबको।
अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो झंडा गायब था। तो मुझे कुछ बात अजीब सी लगी। मैं उस समय मैं 22 साल का था, लेकिन मैं कुछ कदम आगे चला और मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं कर सकता था और अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के झंडे को सम्मानपूर्ण ढंग से मैं नहीं दर्शा सकता। ये बहुत अजीब बात है। जब मैं कानूनी विशेषज्ञों से मैं मिला तो उन्होंने बताया कि झंडा संहिता ये केवल सरकारी निर्देश हैं और झंडा फहराना जो है हमारा संविधान हमें हक देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये उसका एक अंग है। तो इसको लेकर के फिर एक 10 वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई चली और फिर अंत में जाकर के 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे एक हमारा संवैधानिक हक घोषित किया इसको। और उसके बाद से हम सब गर्व से हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम घरों पे, दफ्तरों पर, हम कहीं भी चाहें इसको हर रोज़ उसको दर्शा सकते हैं। ये आपने एक अभियान और शुरू किया, मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश। इसके पीछे की क्या भावना है सर, और ये कहाँ तक आप इस अभियान को लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हमने एक फ्लैग फाउंडेशन का गठन किया और फ्लैग फाउंडेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं एक्टिविटीज़। जैसे कहीं मैं हमने पेंटिंग एग्जीबिशन की, फ़ोटो एग्जीबिशन की तिरंगे झंडे से प्रेरित। उसके बाद हमने और भी कई इस तरह के कई कार्यक्रम किए और ये सुझाव आया कि क्यों ना पूरे देश भर से लोग बाग धागे भेजें। तो हज़ारों लोगों ने धागे भेजे हैं पूरे देश से और उन धागों से हम राष्ट्रीय ध्वज बनवाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज बनाकर और एक झंडा हम माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे, एक झंडा हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। तो नवीन जी का साफ कहना है कि तिरंगे की पहचान के साथ युवा, महिला और हर वर्ग को साथ लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन कश्यप के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय खिलौना उद्योग ने 100 से ज़्यादा देशों में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच भारत के खेलों और खेल सामग्री के निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग को इतना बढ़ावा मिला है। भारतीय खिलौना उद्योग ने अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और यहां तक कि चीन सहित 100 से ज्यादा देशों में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है, जहां से काफी संख्या में खिलौने आयात किए जाते थे। उद्योग के अनुमान के अनुसार 2014-15 से 2022-23 के बीच भारत के खिलौनों, खेलों और खेल सामग्री के निर्यात में 239% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% की गिरावट आई। सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग के लिए अधिक अनुकूल विनिर्माण परितंत्र बनाने में मदद मिली है। वर्ष 2014 से 2020 तक 6 वर्षों की अवधि में सरकार के समर्पित प्रयासों से विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई है। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता 33% से घटकर 12% हो गई है। सकल बिक्री मूल्य में 10% CAGR की बढ़ोतरी और श्रम उत्पादकता में समग्र वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खिलौना क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से DPIIT ने भारतीय खिलौना उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की। सरकार खिलौना निर्माताओं को दिल्ली में IITF जैसे व्यापार मेलों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भारत की वैश्विक खिलौना विनिर्माण क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। सरकार ने खिलौनों की डिजाइनिंग को बढ़ावा देने, खिलौनों को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने, खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करने, स्वदेशी खिलौना समूहों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जैसे व्यापक उपाय करने सहित कई पहल की हैं। स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रचार पहल भी की गई हैं, जिनमें द इंडियन टॉय फेयर 2021, टॉयकथॉन आदि शामिल हैं। घरेलू खिलौना उद्योग को मदद देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। MSME मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए निधि योजना के तहत 19 खिलौना उत्पादन केंद्रों की मदद कर रहा है और वस्त्र मंत्रालय
13 खिलौना उत्पादन केंद्रों को खिलौनों का डिजाइनिंग तैयार करने और जरूरी साधन मुहैया कराने में मदद कर रहा है। BIS मानक चिन्ह वाले खिलौनों के निर्माण के लिए BIS ने घरेलू निर्माताओं को 1200 से अधिक लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए हैं। खिलौनों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 में जारी किया गया था, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने घटिया स्तर के खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक आयात खेप का नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। DRDO की हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने लंबी अवधि की स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड परीक्षण किया है। भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट का प्रदर्शन किया गया। इस स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है जो मैक 5 से अधिक गति से चलती हैं। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरों की। महाकुंभ क्षेत्र में देश और विदेश से आए तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। थाईलैंड से आए नव युवकों का एक दल अपनी संस्कृत वंदना और मंत्रों के उच्चारण को लेकर महाकुंभ क्षेत्र में लोगों का ध्यान खींच रहा है। सदा वसन्तं पृथया रविन्दे भवं भुवानि सहितं नमामि। नमः शिवाय लम्बेश्वरा शिव लम्बेश्वरा हरे हरे बोले नमः शिवाय। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती ऐश्वर्यं मधुरं ईश्वरी देवी नमनात्री। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या धैर्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव। गणपति बाप्पा मोरया 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 मोरया। थाईलैंड से आया नवयुवकों का ये दल संस्कृत में श्लोक के सस्वर पाठ से लोगों को अचंभित कर रहा है। ये दल पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में घूम घूम कर भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी ले रहा है। DD न्यूज़ से बातचीत में इस समूह ने महाकुंभ को एक अचंभित करने वाला एक बहुत साकार उत्सव बताया है। My name is Bob. I am Thailand. Really happy. I'm come to India. Really good manage. So many people in Kumbh Mela, Mahakumbh Mela. I love India. I love God India. We are coming here because it's 12 year for the cycling is the Mahakumbh Deva. We are very glad to be here, and this is the first time for the this town is Prayagraj. Yeah, Prayagraj town is the
very scratch river that to take a bath for to wash away for the sin. Yeah, something like this. Yeah, very happy. Yeah. महाकुंभ को श्रद्धालुओं के लिए यादगार अनुभव बनाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक साथ आ रहे हैं। इनमें से एक संगठन इस्कॉन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे, क्योंकि वो अपने मेगा रसोई के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन परोस रहे हैं। पवित्र स्नान के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम की ओर रुख करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे। कई संगठन निःशुल्क भोजन या प्रसाद परोसने के लिए एक साथ आए हैं। इन संगठनों में से एक है इस्कॉन, जिसने प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए 3 मेगा रसोई स्थापित की हैं। जब एक दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं को खिलाने की जिम्मेदारी हो तो तस्वीर कुछ इस तरह होती है। यहाँ पर है हम महाप्रसाद सेवा किचन में, जहाँ पर इस्कॉन द्वारा ये मेगा किचन इस्टेब्लिश किया गया है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से दूर देश से, पूरे देश से जो महिला श्रद्धालु हैं, जो सेवक है, वो यहाँ पर आए हैं। सब्जी काटने का काम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि एक अनुमान ये है कि करीब 1 लाख लोगों को, 1 लाख श्रद्धालुओं को रोजाना यहाँ पर इस्कॉन किचन में खिलाया जा रहा है। और ये किचन भी कई मायनों में बेहद खास है। जिस तरह से यहाँ पर साफ सफाई का अरेंजमेंट रखा गया है, जिस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पद्धति जिस तरह से अपनाई गई है, आप पीछे देखेंगे मिट्टी के चूल्हे यहाँ पर इतने बड़े बड़े बनाए गए हैं, जहाँ पर कोयले और लकड़ी की राख से खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कई मायनों में सिलेंडर का जो है कई बार वो खतरा भी पैदा कर सकते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में सिलेंडर उपलब्ध होना वो भी एक चुनौती थी। तो ऐसे में जो पारंपरिक शैली है भोजन बनाने की और भोजन परोसने की, वो यहाँ पर अपनाई गई है। और हम देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से इस किचन को लगातार दिन रात चलाया जा रहा है। जब भोग की बात आती है, आस्था का ये महासंगम है, महाकुंभ 2025, तो ऐसे में मीठा बनता है। तो कोशिश की जाती है कि जो भगवान का जो भोग है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को भी दिया जाए। प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि भोजन स्वच्छ और स्वादिष्ट हो। प्रतिदिन हम लगभग 1 लाख लोगों के लिए महाप्रसादम तैयार करते हैं और स्नान के दिन में, बाकी दिन में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पूरा सेटअप है और बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इस किचन के अंदर से हम एक दिन में 2-2, 3-3 लाख जो महाप्रसादम भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका सारा तैयारी हमने किया हुआ है और इसमें हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है, हम डे टू डे बेसिस में भी देखते हैं कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। स्नान, दान और ध्यान के मंत्र के साथ ऐसी कई रसोई दिन रात महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसादम बांट रही हैं। आगे आ रहे हैं अमृत स्नान और मौनी अवस्या, और ऐसा अनुमान है कि करीब 8 से 10 करोड़ स्नान करेंगे मौनी अवस्या के दिन। तो ऐसे में यहाँ पर महाप्रसादम को लेकर तैयारी भी और ज्यादा जोर शोर से जारी है। कैमरा पर्सन शिव के साथ जया सिन्हा, प्रयागराज, डीडी न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में जहां प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। पेश है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में त्रिवेणी तट पर स्थित यह त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है महाकुंभ 2025 के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। बुधवार को इसी त्रिवेणी संकुल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक इसी पंडाल में होगी। संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ हुआ है, तो यमुना तट पर स्थित त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। मंत्रिमंडल की बैठक अरैल में करने का फैसला इसलिए किया गया है जिससे संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सभी मंत्रीगण कैबिनेट की बैठक करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए
प्रयाग का महाकुंभ बहुत ही गर्व का विषय है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर के अपना आशीर्वाद, अपनी सहभागिता यहाँ कर गए हैं और कल की मंत्रिमंडल के बैठक के बाद यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कर्मियों को, यहाँ के अधिकारी, हमारे सफाई कर्मी जो विशेष रूप से जो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने इतना स्वच्छ सुंदर प्रयागराज और तीर्थ क्षेत्र बना करके दिखाया। इसके लिए त्रिवेणी संकुल में एक अस्थायी सर्किट हाउस भी बनाया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिससे इस समूचे क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष का विकास और साल 2025 के पूर्ण महाकुंभ के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद समूचा मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इसी वीआईपी घाट से संगम नोस पर बने वीआईपी जेटी पर पहुंचेगा। पुण्य स्नान के बाद पूजा अर्चना करेगा। साल 2019 के भी कुंभ में समूचा मंत्रिमंडल संत महात्माओं के साथ संगम नोस पहुंचा था, स्नान करके पुण्य का भागीदार बना था और जनता को विकास का उपहार दिया गया था। प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई विकास इकाई या धार्मिक नगरी बनाने के निर्माण का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को भी शामिल किया जा सकता है। पूरे क्षेत्र के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के प्रस्ताव के तहत चित्रकूट से 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट मंजूरी दे सकता है, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज तक हो जाएगा। बैठक में प्रयागराज और इससे सटे धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, चित्रकूट, भदोही आदि को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। कुंभ के बाद अब ये महाकुंभ है, तो जनता को अपेक्षा है कि और बड़ी सौगात और बड़ा उपहार राज्य सरकार उन्हें देगी, जो कि इस केवल पूर्वांचल ही नहीं समूचे प्रदेश के विकास की गति को बढ़ावा देगी, विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षण देगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर। उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यूसीसी पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने से पहले ये मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल में 3500 से अधिक नागरिकों यानी कि डमी प्रविष्टियों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया। साथ ही लगभग 200 डमी आवेदनों पर उप पंजीयकों और पंजीयकों द्वारा कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा 7,728 अधिकारियों की आईडी सफलतापूर्वक बनाई गई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग से जुड़े तकनीकी अवरोधों और संचालन से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना है। उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल नागरिकों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने के लिए तैयार है। साथ ही सीएससी स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन 24 जनवरी को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से पिछले दिनों 17 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। केंद्र सरकार की टीम भी सैंपल एकत्र कर आगे की कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने में लगा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रहस्यमय मौतों के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए मंगलवार को राजौरी के बधाल गांव का दौरा किया। राजौरी में रहस्यमयी मौतों पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परीक्षण करने के बाद हमें कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं मिला है और अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पहले हादसे की खबर आई, उस दिन से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से तमाम टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। इस अफसोसनाक वाकया में डेथ्स हुए हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे बच्चियां हैं। ये सारे 3 खानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं इसके पीछे वजह क्या है। नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने भारत में बुरुंडी गणराज्य के राजदूत अलायस बिजिदावी का स्वागत किया।
गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत में बुरुंडी गणराज्य के राजदूत अलोयस बिजदावी और उनकी पत्नी नियोगिरे गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन परिसर में पहुंचे। इस अवसर पर उन्हें गांधी चरखा और महात्मा गांधी की आत्मकथा भेंट की। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ 1560.52 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत हैवी व्हीकल फैक्ट्री भारतीय सेना को 47 टैंक 72 यानी कि 72 ब्रिज लेइंग टैंक की आपूर्ति करेगी। 21 जनवरी को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में MOD और HBF AVNL के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लद्दाख में LOC के पास स्थित हुंडरमैन ब्रोक गांव में स्थानीय विकास समिति के सहयोग से हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पारंपरिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र की विविधता को दर्शाते हुए महोत्सव में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 9 जातीय खाद्य स्टॉलों पर पारंपरिक व्यंजनों की 30 से अधिक किस्मों की पेशकश की गई। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय पुरुष युगल जोड़ी इंडोनेशियाई मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी की नज़र इस साल के पहले खिताब को जीतने पर होगी। देश ने जहां एक ओर खो-खो विश्व कप की सफल मेजबानी की, वहीं दूसरी ओर भारतीय दल ने अपना परचम भी लहराया। खो-खो विश्व कप के सफल आयोजन ने इस खेल की जड़ों को न केवल मजबूती दी है, बल्कि अब इस खेल के एशियन गेम्स और ओलंपिक में शामिल होने के प्रयासों को भी गति दी है। डीडी न्यूज़ संवाददाता नारायण सिंह ने भारतीय खो-खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल से खास बातचीत की। भारत ने इतिहास रच दिया है। इनॉग्रल खो-खो एडिशन में जो खो-खो का वर्ल्ड कप था, उसमें भारत के महिला और पुरुष टीम दोनों ही विजेता बने और एक बड़ा इवेंट था जो कि लाजवाब रहा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुधांशु जी। सर, आपका स्वागत है। पहला एडिशन कह सकते हैं कल्पना से परे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खो-खो इस लेवल तक जाएगा। शानदार प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। प्रदर्शन ही नहीं, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी थी, मेहमान नवाजी थी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम हुआ। सर, क्या क्या चैलेंजेस रहे खो-खो के वर्ल्ड कप को कराने में आपके लिए? देखिए, खो-खो वैसे तो बहुत ही पॉपुलर गेम है, क्योंकि बिना पैसे के अगर कोई खेल खेला जाता है तो खो-खो खेला जाता है और मास स्पोर्ट है, इसलिए हिंदुस्तान की आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, आकर्षण नहीं था, इसलिए कहीं क्षीण हो गया, लुप्त हो गया था। लेकिन एक बार फिर इसका पुनर्स्थापना हुई है खो-खो की, और हमने प्रयास करके खो-खो को विदेशों में एक बड़े खेल की तरह लेके गए हैं। आप सोचिए, 55 देश आज खो-खो को खेलते हैं और इस साल के अंत तक 90 देश खो-खो खेल लेंगे। तो खो-खो का बहुत तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। ट्रू सेंस में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप रहा। साउथ अमेरिका से टीमें थी, अर्जेंटीना, पेरू, अफ्रीका से टीमें थी, यूरोप से टीमें थी और एशियन टीमें तो थी। तो इस पूरे एक वैश्वीकरण करने में, जो खो-खो को दिल्ली में लाने में, सर किस तरह का तालमेल दिखा? अक्सर ये होता है कि अपने देश के जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को खिला दो। हमने वो नहीं करा, हमने मूल निवासियों को खिलाए, इसलिए ये खेल बढ़ा वहाँ पे और इसीलिए टीमें आई, क्योंकि ये वहाँ के मूल निवासियों की थी। तो मेहनत बहुत हुई है इसमें। यहाँ से कोच भेजे गए हैं वहाँ पे टीमें बनाई गई हैं, वहाँ फेडरेशन बनाई गई है और एक एक कदम कर आके हम लोगों ने इसको सफलता के इस पायदान पे लाके खड़ा करा है। एक मापदंड सेट कर दिया, अब इतना बड़ा मापदंड, इतना बड़ा इनॉग्रल एडिशन करा के, तो फ्यूचर के लिए चैलेंज भी रहेगा इसी जो आपने काम किया इसको मेंटेन करने का। तो फ्यूचर में क्या प्लान है और क्या देख रहे हैं आप? अभी जो हमने अगला वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में बर्मिंघम को दिया है। उन्होंने वायदा करा है कि हम आपको हरा के दिखाएंगे, हम इससे बढ़िया करेंगे। तो शायद ये वो प्रतिस्पर्धा है जो मैं हारना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मुझे हराए और हमसे बढ़िया करके दिखाए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है देशों के बीच, फेडरेशंस के बीच, और वो एक डिफरेंट लेवल पे लाना चाहते हैं खो खो को। और हमें भी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में खो खो विश्व में चमकेगा और सभी खेलों को मात देगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ नारायण सिंह, डी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही अपने एजेंडे पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नागरिकता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, युद्ध, सीमा पर बाढ़बंदी, ड्रग तस्करी समेत कई मुद्दों पर आदेश पारित कर दिया है, जिसके बाद से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में इन फैसलों के असर को लेकर चर्चा हो रही है। कल शपथ लेते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले 4 साल के कार्यकाल की पूरी रूपरेखा पेश की थी, जिसके बाद उनके तेजी से उठते कदम को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस बीच WHO से बाहर आने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफसोसजनक बताया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके 47वें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, एक ऐसा समारोह जिसमें दुनिया के तमाम देशों के नेता मौजूद थे। 4 साल बाद दूसरी बार सत्ता में ट्रंप की वापसी हुई। अमेरिका में बहुत अधिक ठंड की वजह से शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दूत के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जब उनकी अमेरिका से तस्वीर सामने आई तो बहुत से लोगों को हैरानी हुई। तस्वीर देख लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल वो तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं, ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये नए इंडिया की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप सामने पोडियम पर शपथ ले रहे थे। उनके ठीक सामने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे थे। विदेश मंत्री ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना एक बड़े सम्मान की बात है। ट्रंप का ये शपथ ग्रहण समारोह और उनका सत्ता संभालना न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिहाज से भी काफी अहम है। खास तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही ट्रंप ने जिस तरह से फैसले लिए उससे भी इसके संकेत मिलते हैं। ट्रंप ने पद संभालने के बाद जिन अहम निर्णयों की घोषणा की उनमें कुछ अहम फैसलों पर नजर डालें तो अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म होगी। अमेरिका में थर्ड जेंडर अमान्य हुआ। अमेरिका WHO से हट गया और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया। उन सभी सैन्य कर्मियों को बहाल किया जा रहा है जिन्हें कोविड वैक्सीन अनिवार्यता पर आपत्ति जताने के कारण सेना से निकाल दिया गया था। सरकारी सेंसरशिप खत्म, स्वतंत्र अभिव्यक्ति वापस बहाल की जा रही है। महंगाई कम करने पर अहम फैसले हुए। पूरी दुनिया में अमेरिकी ऊर्जा का निर्यात होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है। सभी अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिए जाएंगे। दक्षिणी सीमा पर सेना भेजी जाएगी। दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान। पनामा से पनामा नहर वापस लेने की भी बात कही गई। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता खत्म हुई और ड्रग तस्कर आतंकी घोषित होंगे। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने देश को संबोधित किया तो अपनी प्राथमिकताओं का खाका खींचा। इसके बाद वे ओवल ऑफिस पहुंचे जहां कई कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए। इस दौरान उन्होंने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। इनमें 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी देना भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। पाकिस्तान में चीन के धन से बने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने इसे अपनी जनता के सामने एक बड़ी सफलता के रूप में रखा, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार और चीन पर आग बबूला हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में चीन लगातार निवेश कर रहा है, जिसको लेकर शहबाज सरकार इन दिनों चीन की वाहवाही में लगी हुई है।
इस बीच चीन के पैसों से बने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की सरकार गर्व कर रही है और इसका जश्न मना रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान नए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस एयरपोर्ट को चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बताया। हालांकि सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे डोनेशन करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट करके बताया, चीन द्वारा दान किए गए नए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सोमवार को आधिकारिक रूप से परिचालन शुरू कर दिया। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली उड़ान PIA 503 इस नए हवाई अड्डे पर पहुंची। वहीं इस बीच ग्लोबल टाइम्स के एयरपोर्ट को दान बताए जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार और चीन से खफा है। लोगों के मुताबिक ग्वादर एयरपोर्ट CPEC के उत्पीड़न का प्लान है। बता दें कि ग्वादर का एयरपोर्ट पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे चीन की सरकार के पैसे से बनाया गया है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को $230 मिलियन का अनुदान किया। इस एयरपोर्ट को बनाने की आधारशिला इमरान खान ने मार्च 2019 में रखी थी। इस एयरपोर्ट का अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ ने उद्घाटन किया था। वहीं 20 जनवरी 2025 को पहली बार एक विमान इस एयरपोर्ट पर उतरा। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में ग्वादर चीन के लिए काफ़ी अहम है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। यहाँ बने बंदरगाह पर भी चीन बड़ा निवेश कर चुका है। ग्वादर का बंदरगाह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ग्वादर बंदरगाह बनाने के पीछे चीन का उद्देश्य पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लिए चीन के व्यापार मार्ग को कम करना था। हालांकि बलूचिस्तान के लोग इस CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस दौरान चीन के कई इंजीनियरों की यहां पर हत्या भी हो चुकी है। भगवान रामानंदाचार्य जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर महाकुंभ के दौरान शोभा यात्रा और भंडारे का आयोजन किया गया। आदि गुरु रामानंदाचार्य का जन्म प्रयागराज में हुआ, जिन्होंने जन जन में राम नाम के भक्ति की प्रतिष्ठा की। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के भव्य और दिव्य अवसर पर गुरु तत्व कण कण में बिखरा हुआ है। सभी भक्त अपने अपने गुरु की शरण में अमृत तत्व की खोज में निकल पड़े हैं। महाकुंभ की शोभा माने जाने वाले अखाड़े भगवत पाद शंकराचार्य, परम पूज्य वैष्णवाचार्य, निबारकाचार्य, माधवाचार्य और उदासीन परंपरा के साथ जुड़े हैं। महाकुंभ में जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों का वैभव देखते ही बनता है। 10 नामी सन्यासियों, बैरागियों, उदासियों और निर्मलों के लाखों साधु संत कुंभ की शोभा बने हुए हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 नामी संतों की परंपरा के साथ राम और कृष्ण नाम धुन में मस्त वैष्णव परंपरा के संत भी जगह जगह अपने कथामृत की वर्षा कर रहे हैं। इसी पवित्र वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम स्मरण कर रहे हैं प्रयागराज की ही धरती पर जन्मे श्री संप्रदाय के महान संत आद्य गुरु रामानंदाचार्य जी की। इन्हीं की उद्दात परंपरा में श्री धाम अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य प्रांगण में राघव की सेवा पूजा की जा रही है। श्री सीताराम। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया, जबकि ज्यादातर आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उनके बारे में प्रचलित कहावत है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो ब्रह्मांड, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। जय श्री राम। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 725वें जन्म महोत्सव की सभी को पूरी सा शुभकामनाएं, जिनका उद्घोष रहा है सर्वे प्रपत्तेधिकारिणो मतः, अर्थात मनुष्य ही नहीं जीव मात्र भगवत शरणागति की अधिकारी है। गुरु रामानंदाचार्य ने जात पात के भेद को समाप्त करने के लिए महान क्रांति को जन्म दिया। श्री संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने मंत्र दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। सर्वे प्रदत्त अधिकारिणों मतः का शंखनाद किया, जिसका अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण में सबका अधिकार है। वैष्णव के 52 द्वारों में 36 द्वार केवल रामानंदियों के ही हैं, जिन्हें कुंभ में
बैरागी अखाड़े के तौर पर जाना जाता है। सनातन धर्म में समत्व और एकता के लिए उन्होंने भगवान श्री राम के नाम और उनके चरित्र को आदर्श बनाया। उनके 12 प्रधान शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 12 भागवतों का अवतार माना जाता है। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभादास, नरहृदयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती। श्री कबीरदास जी और रैदास जी निर्गुण परंपरा के वाहक रहे और अपने धारदार पदों और दोहों से समाज को दिशा दिखाने का काम किया। उनके एक और शिष्य हुए श्री नरहरिदास जी, जिनके कृपा पात्र शिष्य श्री तुलसीदास जी को सारा संसार जानता है। एक और अद्भुत शिष्य रहे रैदास या रविदास, जिन्होंने अपने कठौते से गंगा मैया की कृपा प्रकट कर दी। शिव महिम्न में पुष्पदंताचार्य कहते हैं, त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णव मिति प्रवीण्ये प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च रुचीनाम वैचित्र्याद् कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णव इव। ये सब परंपराएं सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न हैं, किंतु सभी सिद्धांत, सभी विचारधाराएं, सभी परंपराएं एक परमेश्वर के चरण सन्निधि में हमको ले जाती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदियां घूम फिरकर समुद्र में मिलती हैं। इसी प्रकार से समस्त परंपराएं परमात्मा में जाकर पर्यवसित होती हैं। रामानंदाचार्य जी को कलयुग में भगवान राम का अवतार माना जाता है। संक्षेप में कहें तो गुरु रामानंदाचार्य जी ने समाज में सर्वसमावेशी राम नाम की महत्ता को एक बार फिर से मजबूती से स्थापित किया। राम नाम की शक्ति से कैसे अपने रोम रोम से राम नाम प्रकट हो, इसकी विधा को रामानंदाचार्य जी ने नाम दिया सुरति शब्द योग। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए आपको आना होगा प्रयागराज और किसी योग्य गुरु की शरणागति करनी होगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ प्रयागराज धाम से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ के अवसर पर लगाई गई इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानूनों का विस्तृत और सरल विवरण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनी में एनामॉर्फिक दीवारों, एलईडी टीवी स्क्रीन, एलईडी दीवारों और होलोग्राफिक सिलेंडरों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नई नीतियों, कानूनों और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि नए कानून न्याय और निष्पक्षता पर आधारित हैं। ये 3 नए कानून भारत की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।